तो आज मीज़ल्स के बारे में देखेंगे। ये मिक्सो वायरस की वजह से होता है। इसमें कैरेक्टराइज बाय इनमें क्या देखने को मिलता है? इसमें फीवर, कैटरल सिम्टम ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड टिपिकल रेस भी देखने को मिलता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें तो ये एंडेमिक वर्चुअली ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में होती है। और एपिडेमिक कब होता है? जब ससेप्टेबल चिल्ड्रन 40% या 40% से ऊपर रहें तो एपिडेमिक होते हैं। ये 2% ऑफ अंडर 5 मोर्टालिटी करवाता है इंडिया में। इसके एजेंट फैक्टर के बारे में देखते हैं। ये आरएनए पैरामिक्सोवायरस इसका एजेंट होता है, मतलब ये डिसीज़ करवाता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन केसेस ऑफ मीजल्स होते हैं। इन्फेक्टिव मटेरियल सिक्रीशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। कम्युनिकेबिलिटी, मतलब एक इंसान इफेक्टेड है मीजल्स से तो वो कब दूसरे इंसान को इफ़ेक्ट कर सकता है। 4 डे बिफोर रेस अपीयरेंस, 4 डे आफ्टर रेस अपीयरेंस इसकी कम्युनिकेबिलिटी होती है, मतलब वही इफ़ेक्ट कर सकता है, दूसरे को फैला सकता है। होस्ट फैक्टर देखें तो ये 6 मंथ से 3 ईयर वाले चिल्ड्रन में ये ज़्यादा होता है, मतलब ये होस्ट फैक्टर होते हैं। और मलनरिश चिल्ड्रन इसके लिए मोर वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल मतलब इसमें इन बच्चों में ज़्यादा चांसेस है डिसीज़ होने के। एनवायरमेंटल फैक्टर देखें तो ये विंटर और अर्ली स्प्रिंग में ज़्यादा होता है। ये मीजल्स है वो साइक्लिकल सीजनल पैटर्न फॉलो करता है, मतलब हर कुछ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में ये फिर से रिपीट होता है। एपिडेमिक के बारे में थोड़ा और जानते हैं। एपिडेमिक ऑकर होती है जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में 2 से 3 ईयर में, मतलब कोई पॉपुलेशन में वैक्सीन नहीं लगी है तो 2 से 3 ईयर में एपिडेमिक इसकी ऑकर हो जाएगी। एपिडेमिक थ्रेशोल्ड अपन ने पहले भी देखा है, जब ससेप्टेबल चिल्ड्रन का प्रोपोर्शन 40% या उससे ज़्यादा हो तो एपिडेमिक का थ्रेशोल्ड ये होता है। अब वर्जिन पॉपुलेशन में, मतलब कम्प्लीटली अनइम्यूनाइज पॉपुलेशन में किसी को वैक्सीन नहीं लगी है तो मोर देन 90% चिल्ड्रन अफेक्ट हो सकते हैं इससे। इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, मतलब कोई खांस दिया, छींक दिया तो उससे जो ड्रॉपलेट निकलेगी और किसी और नॉर्मल इंडिविजुअल ने उसको ले लिया, मतलब ब्रीथिंग से चली गई किसी के अंदर तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 7 डे होता है। क्लिनिकल फीचर में 3 स्टेज दिखती है। ये प्रोड्रोमल स्टेज है, ये इरप्टिव फेज एंड पोस्ट मीजल स्टेज। तो अभी प्रोड्रोमल स्टेज के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। इसमें सिम्टम देखने को मिलते हैं क्या? फीवर, कफ, रेडनेस ऑफ आई, लैक्राइमेशन एंड फोटोफोबिया। फीवर, कफ, रेडनेस ऑफ आई, लैक्राइमेशन एंड फोटोफोबिया ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसमें कॉप्लिक स्पॉट एक फीचर होता है, ये प्रोड्रोमल स्टेज में देखने को मिलता है। ये कॉप्लिक स्पॉट होता क्या है? वाइट स्पॉट विथ रेड बेस ऑन बक्कल म्यूकोसा। ये देख सकते हैं, ये बक्कल म्यूकोसा है, इसमें वाइट स्पॉट देखने को मिल रही है, छोटे छोटे छोटे। इसका बेस रेड है, इसमें देखने को मिला है अपने को। अब ड्यूरेशन इसका 7 डेज होता है। अब कॉप्लिक स्पॉट के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अब स्किन में रैश डेवलप हो जाएंगे उस टाइम तक कॉप्लिक स्पॉट होते हैं मतलब जो बक्कल म्यूकोसा में वो डिसअपियर होने लगते हैं। और जो कॉप्लिक स्पॉट है वो जर्मन मीजल्स मतलब रूबेला में अपियर नहीं होते हैं। ये कॉप्लिक स्पॉट अपन ने जैसा कि देखा वो म्यूकोसा ऑफ चीक, लिप में देखने को मिलते हैं। कैसे? स्मॉल ब्लूइश वाइट स्पैक जिसका ब्राइट रेड मार्जिन और जो कि ग्रीन ऑफ राइस से रिजेंबल करता है ऑन इरेथमेटस बेस। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स होती एंसेफ्लाइटिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्पुरा। इरप्टिव फेस में देखें तो जो रैश बिगन बिहाइंड ईयर, कान के पीछे से जो रैश होते हैं वो स्टार्ट होना अपीयर हो जाते हैं और जो कि स्प्रेड हो जाते हैं फेस, नेक एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज से। पोस्ट मीजल स्टेज में क्या देखने को मिलता है? वेट लॉस, वीकनेस, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड डायरिया। अपन ने देखे 3 स्टेज देखे मीजल्स की। प्रोड्रोमल स्टेज, इसमें फीवर, कफ, रेडनेस ऑफ आई, लैक्राइमेशन, फोटोफोबिया। मेन इसमें 5 सिम्टम देखने को मिलते हैं और इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कॉप्लिक स्पॉट।
अब इरप्टिव फेज में क्या होता है, जो कॉप्लिक स्पॉट थे वो ख़त्म होने लगते हैं और जो रैश होते हैं वो अपीयर होने लगते हैं। मतलब कॉप्लिक स्पॉट कम होने लगते हैं, रैश ज़्यादा होने लगते हैं और रैश जो होता है वो स्प्रेड होने लगते हैं अपना फेस, नेक एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में। अब पोस्ट मीजल स्टेज में वेट लॉस, वीकनेस, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड डायरिया देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन में मेन 4 कॉम्प्लिकेशन है, ओटाइटिस मीडिया, निमोनिया, एनकेफेलाइटिस, सब स्क्लेरोसिंग पैन एनकेफेलाइटिस। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, OPES, OPES। अब मीजल्स का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? अब इसके लिए वैक्सीनेशन देते हैं। अब वैक्सीन किस प्रकार की देते हैं? लाइव एटेन्यूएटेड फ्रीज ड्राई वैक्सीन होती है, पाउडर फॉर्म में रहती है, उस प्रकार की वैक्सीन होती है ये। और ये इसका यूसेज कैसा होता है? रिकन्स्टिट्यूशन, मतलब ये पाउडर फॉर्म की होती है, इसमें डाइल्यूएंट मिलाते हैं तो उसको 4 आवर के अंदर ही यूज़ करना रहता है। इसका शेड्यूल देखें तो ये 9th मंथ और 6th मंथ में लगाया जाता है ड्यूरिंग आउटब्रेक। जैसे आउटब्रेक हो गया 6 मंथ में लगाना पड़ता है, 6 मंथ के अंदर, और नॉर्मल शेड्यूल में 9th मंथ में लगाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन इसको सबक्यूटेनियसली लगाया जाता है। इम्यूनिटी डेवलप कब, कितने टाइम में होती है? ये 12 डे आफ्टर वैक्सीनेशन में हो जाती है इम्यूनिटी डेवलप। कंट्राइंडिकेशन अपन को किस में नहीं देना, जिसमें एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जो नियोमाइसिन और जिलेटिन से होती है किसी इंडिविजुअल को, उसने बताया कि हमें इस नियोमाइसिन और जिलेटिन से एलर्जी होती है हिस्ट्री से, तो उन्हें नहीं देना। और सीवियरली इम्यूनो कंप्रोमाइज जो कि HIV इन्फेक्शन, ल्यूकेमिया और मलिग्नेंट डिसीज़ या फिर किसी को है इस प्रकार की डिजीज़, उन्हें नहीं देना है। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अब प्रिवेंशन के लिए इम्यूनोग्लोबिन भी देते हैं। इसका डोज कितना होता है इम्यूनोग्लोबिन का? 0.25 ml पर kg बॉडी वेट। ये ml पर kg बॉडी वेट याद रखना है। इसे 3 to 4 डे ऑफ एक्सपोजर में ही देना है। अब किसी को इम्यूनोग्लोबिन लगा दिया है तो उसके बाद वैक्सीन भी लगाया जा सकता है, मतलब उसको लगा देना है वैक्सीन भी। ऐसा कुछ नहीं कि इम्यूनोग्लोबिन लग गया आपको वैक्सीन नहीं लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इरेडिकेशन ऑफ मीजल्स में देखें तो इरेडिकेशन ऑफ मीजल्स कैसे किया जाता है? इम्यूनाइजेशन कवरेज यदि 96% चिल्ड्रन का हो गया अंडर 1 ईयर ऑफ एज, मतलब 1 साल से कम के बच्चों में 96% को यदि इम्यूनाइज कर दिए हैं तो उसको इरेडिकेशन ऑफ मीजल्स कह देते हैं। अब ये मीजल्स का प्रिवेंशन के लिए एक छोटा सा निमोनिक है, ये प्रिवेंशन से ही है, इसे देखते हैं। अब P से प्रोटेक्शन, R से रिकॉन्स्टिट्यूशन, E से एपिडेमिक। वही है, एपिडेमिक में वैक्सीन 6 मंथ के अंदर ही लगाना है, नहीं तो 9 मंथ में लगाया जाता है। और वैक्सीन टाइप कैसी है अपनी वैक्सीन? वायबल लाइव एटेन्यूएटेड फ्री ट्रायल्स। ई से इरेडिकेशन गोल याद रखना है कि 96% ऑफ चाइल्ड अंडर 1 ईयर ऑफ ईच को कवरेज करना है। एन से इसका एलर्जी याद रखना है कि नियोमाइसिन और जेलेटिन से इसको एलर्जी है तो कंट्राइंडिकेशन में। टी से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। आई से इम्यूनोग्लोबिन डोज कितना देना है? ये है 0.25 ml पर kg। ओ से ओवरकम इम्यूनोसप्रेशन, इम्यूनोसप्रेशन वालों को नहीं देना है। एन से नीड फॉर फॉलोअप, मतलब इम्यूनोग्लोबिन देने के बाद भी उसे वैक्सीन दे देना है। एस से आता है सबक्यूटेनियसली, इसे सबक्यूटेनियसली मोड से देना है। अब इसका एलिमिनेशन स्ट्रेटजीज देखते हैं। जो WHO हैं उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, कैचअप, कीप अप एंड फॉलो अप। अब कैचअप में क्या है? नेशनल वाइड कैंपेन करना है वैक्सीनेटिंग, मतलब बच्चों को वैक्सीनेशन करने के लिए नेशनल वाइड कैंपेन करना है, जिसमें 9 मंथ से लेके 14 ईयर तक के बच्चों को वैक्सीनेट करना है। उसका स्टेटस नहीं देखना है कि पहले वैक्सीन लगी है नहीं लगी, किसी को लग भी गई है फिर से लगा देना है, और नहीं लगी है तो फिर तो लगाना ही। कीप मतलब रूटीन वैक्सीनेशन टारगेट रखना है। जो न्यू बर्थ रहते हैं, मतलब वही अपन ने देखे थे कि 1 ईयर से कम वाले में मोर देन 95
90% का कवरेज रखना है। अब फॉलोअप में ये रेगुलर कैंपेन करना है 2 to 4 ईयर, मतलब 2 से 4 साल में मतलब फिर से कैंपेन करना है, जो कि बच्चे बॉर्न हो रहे हैं उन्हें फिर से लगाना है। इसके चैलेंजेस क्या है? वीक इम्यूनाइजेशन सिस्टम। अब सिस्टम है उसमें अच्छे से इम्यूनाइजेशन का रिकॉर्ड नहीं रह पाता है। अब इम्यूनाइजेशन का जो पूरा का पूरा चेन रहता है वो सिस्टम वीक रहता है, तो उसके कारण अच्छे से ये गोल अपने कवर नहीं हो पाते हैं। ये एक चैलेंज है। हाई इन्फेक्शियस नेचर ऑफ मीजल्स, ये भी एक चैलेंज है। बहुत इन्फेक्शियस है। इनएक्सेसिबल पॉपुलेशन, कि मतलब जो बहुत आउटर एरिया है, मतलब ट्राइबल एरिया है या फिर बहुत डेंसली फॉरेस्ट एरिया है, उस एरिया में थोड़ा जाना एक्सेसिबल नहीं होता। वैक्सीन रिफ्यूज़ल, कुछ लोगों को परेशानी होती है कि वैक्सीन से कुछ गलत चीज़ हो जाती है इसलिए हम नहीं लगवाएंगे, तो इसके कारण भी लग नहीं पाती वैक्सीन। चेंजिंग एपिडेमियोलॉजी। अब एपिडेमियोलॉजी मतलब अभी तो नॉर्मली देखते हैं कि बच्चों को होता है, अब एडोलेसेंस एडल्ट को भी रिस्क बढ़ती जा रही है। लार्ज स्केल कैंपेन नीड। अब इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसमें मोर देन 190 मिलियन चिल्ड्रन को लगाना भी इतना आसान बात नहीं होती है। अब रिसोर्सेज की वही बात है कि पैसे भी होना चाहिए और रिसोर्सेज भी होना चाहिए। अब एक्सेलरेटेड स्ट्रेटजीज WHO और यूनिसेफ में कुछ बताई हैं। तो इंश्योर करना है 2 डोज ऑफ मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन थ्रू रूटीन एंड सप्लीमेंट एफर्ट्स से, मतलब 2 डोज लगाना है मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन से कम इतना तो लगा ही लो। अब ग्लोबल टारगेट 2015 का कितना था? ये नेशनल में मोर देन 90% का कवरेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल में मोर देन 80% का कवरेज। अब मीजल्स इंसिडेंस पर मिलियन पॉपुलेशन में लेस देन 5 केसेस होना चाहिए और 95 रिडक्शन इन मीजल्स मोर्टालिटी, मतलब किसी को 100 बच्चों को मीजल्स हो गया तो उसमें रिडक्शन हो जाए 90% मोर्टालिटी का। ग्लोबल मीजल्स एंड रूबेला प्लान क्या था? हाई कवरेज विद 2 डोज ऑफ मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन। वही है कि मतलब 2 डोज लगाना है बहुत सारे को, हाई कवरेज को करना है और कम से कम 2 डोज तो लगाना ही है मीजल्स और रूबेला वैक्सीन का। ये दोनों कंबाइन प्लान है ना। इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड आउटब्रेक प्रिपेयर्डनेस, मतलब अच्छे से इफ़ेक्टिव सर्विलेंस, नॉट ए स्ट्रेटजीज, इट्स अ सर्विलेंस। अच्छे से सर्विलेंस करना और अपन को आउटब्रेक के लिए प्रिपेयर होना, जैसे बाय चांस कहीं आउटब्रेक हो गया तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर रहना है। पब्लिक कॉन्फिडेंस इन वैक्सीनेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंटल सपोर्ट।